कबीरा साहित्य अकादमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 8 के पीवाईक्यू सीरीज पार्ट 6 को। पीवाईक्यू सीरीज पार्ट 6 को आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 8 के। इसके अंदर हम पढ़ते हैं 2019 से लेकर के अभी तक के आए हुए सारे प्रश्नों को संपूर्ण व्याख्या के साथ। अगर एक प्रश्न हम करते हैं तो उससे रिलेटेड सारे फैक्ट हम वहाँ लिखते हुए चलते हैं, यानी कि एक प्रश्न से लगभग 5-6 प्रश्न या 10 प्रश्न तैयार हो जाते हैं हमारे। तो हम इस तरह से पढ़ते हैं। और यूनिट 1 और यूनिट 7 को हमने कंप्लीट करा दिया है। इसका प्लेलिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पे जाइए तो वहाँ आपको इन दोनों का प्लेलिस्ट बना हुआ मिल जाएगा। साथ में पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ सारा पीडीएफ दिया हुआ है कि कौन मतलब हर साल के पेपर जो है पीवाईक्यू यूनिट वाइज पीवाईक्यू का पूरा सेट दिया हुआ है, तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ। आज का अपना पहला प्रश्न है सूची वाला, यानी सूची 1 को सूची 2 से जो है हमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें एक तरफ पात्र दिए हुए हैं, दूसरी तरफ पंक्ति दी हुई है। कौन सी पंक्ति किस पात्र की है हमें यही बताना है। तो जैसे देखेंगे आलस्य की कौन सी पंक्ति है। तो अगर आप आलस्य, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं आलस्य है कहाँ पे। तो आलस्य जो है भारत दुर्दशा में है। भारत दुर्दशा किसका नाटक है, अगर आपको याद हो तो भारत दुर्दशा किसका है, भारतेंदु जी का है। और इसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ था, 1876 या 80 दोनों आता है, कहीं 1876 दे दे, कहीं 80 दे देगा। तो इस तरह से आप भारत दुर्दशा देख सकते हैं। कुल 6 अंकों में है, 6 अंकों में कुल है। शुरुआत इसकी लावनी, एक योगी जो है लावनी गाता है, तो वहां से शुरुआत होती है इस नाटक का। तो ये हो गया आलस्य के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट। अब जो है हम चलते हैं इसका सही जवाब इसकी तरफ कि आलस्य की पंक्ति कौन सी है। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आलस्य जो है एक गाना गाता है, वो गाना ये है, दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पैर उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा। ये आप पढ़ करके भी जो है बता सकते हैं कि आलस की ही पंक्ति हो सकती है। इस तरह से जो है जो गाएगा वो आलसी इंसान ही होगा, और आलसी इंसान ही आलस्य है। तो पहले का चौथा कहाँ है, सिर्फ एक में है। आप एक, अगर आपको पहले का ही पता चल गया तो बाकी आपको मिलाने की जरूरत ही नहीं है। आप एक के आधार पे सही जवाब तक पहुंच सकते हैं, यानी कि 2, 3 और 4 गलत हो जाएंगे। वैसे ही एक ऑप्शन 1 जो है आपका सही हो जाएगा, 1 का 4। अब ऑप्शन तो पता चल गया, लेकिन हम जैसा कि हम हर बार पढ़ते हैं कि पूरा डिटेल में पढ़ते हैं, तो अब उस पर चलते हैं। अब हम दूसरे, पहले पंक्ति के बारे में हमने सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया, अब दूसरे पे चलते हैं। दूसरे में कौन है, देवसेना। देवसेना किसकी पात्र है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। देवसेना है स्कंदगुप्त की पात्र। कौन है देवसेना, तो ये मालवपति, जो मालव के जो राजा हैं उनकी बहन है देवसेना, और इनकी भाभी कौन है, जयमाला। इनका एक भाई और कौन है, भीम वर्मा। बंधु वर्मा और भीम वर्मा। बंधु वर्मा कौन है, वहाँ मालव के राजा थे, जो कि बाद में स्कंदगुप्त को राज अपना दे देते हैं, और बाद में ये वीरगति को भी प्राप्त हो जाते हैं। तो ये स्कंदगुप्त जो है नाटक से है। स्कंदगुप्त किसका नाटक है, तो प्रसाद जी का है। प्रसाद जी का पूरा नाम क्या है, इतना तो नहीं बताना पड़ेगा, इतने दिन से आप लोग जुड़े हुए हैं, इतना अगर तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो नहीं बताना पड़ेगा प्रसाद जी का पूरा नाम क्या है। और अगर बताना पड़ेगा तो फिर दिक्कत है, तो थोड़ा सा दिक्कत है। हालांकि पढ़ करके कुछ भी, भाई कोई पहली बार आया हो तो ऐसा थोड़ी है कि प्रसाद जी को जान ही रहा है हर कोई पहली बार आया हो तो नहीं भी जान सकता है। और हो सकता है 3-4 महीने ही पढ़ करके वो बहुत अच्छा कर जाए, जेआरएफ निकाल ले। लेकिन बेसिक बात है, आम तौर पे सभी बच्चे जानते हैं प्रसाद जी का नाम क्या है, कहाँ से बिलोंग करते हैं। प्रसाद जी का पूरा नाम जयशंकर प्रसाद है। कहाँ से बिलोंग करते हैं, काशी से बिलोंग करते हैं। इनके बहुत सारे नाटक हैं, तो उसमें से हम अभी आगे पढ़े, मतलब पहले क्लास में देख लिया है कि कितने सारे नाटक हैं। आगे भी हम जो स्लाइड में चलेंगे तो वहाँ जयशंकर प्रसाद जी के बारे में डिटेल से फिर से पढ़ेंगे। तो अभी हम सिर्फ स्कंदगुप्त के बारे में बात कर लेते हैं। स्कंदगुप्त का प्रकाशन वर्ष 1928 है, और इसमें जो है इसमें कुल 5 दृश्य है। 5, 1, 2, 3, 4, 5, हाँ 5 दृश्य है। 5 दृश्य है, और पांचों में अगर हम सॉरी 5 अंक है, 1 सेकंड, 5 अंक है, 5 अंक है। अब मैं कैसे याद किया था इसको, किस दृश्य, क्योंकि ऐसे पूछ लेता किस दृश्य में कौन सा अंक है, तो मैं याद कैसे किया था, 7, 7, 6, 7, 6। तो 7, 7, 6, 7, 6, 7, 7, 6, 3, 7, 6, 5। देखिए पहले अंक में, दूसरे अंक में, तीसरे अंक में 4, 5, इस तरह से 7।
फिर 7, फिर 6, फिर 7, फिर 6। मैं इस तरह से याद किया था। इसी तरह से जो है उसमें चंद्रगुप्त में भी इस तरह से याद किया था। चंद्रगुप्त कैसे है, उसमें कुल है 44 दृश्य है और 4 भाग 4 अंकों में है। तो कैसे, पहले 11 10 9 14, 11 10 9 14, पहले में 11, दूसरे में 10, तीसरे में 9, उसके बाद 14। तो आप इस तरह से याद करते थे 7 7 6। हालांकि ट्रिक व्रिक नहीं याद करना है, जैसे आप याद कर पाइए, क्योंकि ट्रिक यहाँ याद करेंगे एग्जाम में जाकर भूल जाएंगे। ठीक है, अब खाली ट्रिक याद हो गया 7 7 6 7 6, बस पता नहीं है कि किस किस नाटक का है, कौन लिखा है, कब का है, 7 7 6 7 6 कर रहे हैं। तो इस तरह से नहीं होगा। तो अब जो है ये बेसिक देवसेना के बारे में हमने बात कर लिया। लेकिन अब जवाब पे चलते हैं कि देवसेना की आखिर पंक्ति कौन सी है। तो देवसेना की, देश की दुर्दशा निहारोगे, डूबते को कभी उबारोगे, ये देवसेना की पंक्ति है। अब चलते हैं गांधारी। गांधारी पे चलते हैं। तो गांधारी के बारे में अगर आपको पता हो तो गांधारी किस नाटक में है, अंधा युग में है। किसकी है, धर्मवीर भारती जी की है। 1955 में धर्मवीर भारती जी की है। और 1955 इसका प्रकाशन वर्ष है। अच्छा, यहाँ से जो है ना, अगर आप देखेंगे तो कई बार सवाल आ चुका है अंधा युग से। किस तरह से सवाल आता है कि इसके जो 5 अंक है, इसमें कुल 5 अंक हैं, पांचों अंक का या तो क्रम पूछ सकता है, क्रम लगा दीजिए, या फिर पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा। अभी हमने कल के उसमें पढ़ा कि एक प्रश्न ऐसा था जो अंधा युग से था, लेकिन उसमें दिया था कि कौन सा अंक, मतलब अंधा युग का कौन सा अंक है इसमें। तो ऐसे दिया था कौरव नगरी का विनाश करके दिया था। तो आपको बताना है कि कौन कौन सा अंक है। तो एक बार हम लिख लेते हैं पूरा कौन कौन सा अंक है। कई बार हमने लिखा है, लेकिन फिर से लिख लेते हैं, जब हम पढ़ते हैं इस तरह से हैं तो फिर पहले जान लीजिए कि कितने अंक है। 5 अंक है। लेकिन 5 अंक है, उसके अलावा भी 2 चीज़ है, 3 है। एक स्थापना है। सबसे पहले शुरुआत जो है कहाँ से होती है, स्थापना से होती है। स्थापना का क्या नाम है, अंधा युग। अंधा युग जो है स्थापना का नाम है। दूसरे अंक पे, पहले अंक पे चलेंगे, उसके बाद पहला अंक आएगा तो वो क्या है, पशु का उदय। नहीं नहीं सॉरी, कौरव नगरी। मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज भूल जाता हूँ भाई, इतना कैसे याद रहेगा। पहला है कौरव नगरी। कौरव नगरी। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको व्हाइट बोर्ड से ही पढ़ाऊँ, मुझे पढ़ाना उस तरह से ज़्यादा सही लगता है, खुद लिख लिख के। बाकी आप लोग जैसा कहेंगे उस तरह से, क्योंकि व्हाइट बोर्ड वाला पता नहीं क्यों मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं खुद भी जब घर में पढ़ता हूँ तो मैं व्हाइट बोर्ड पे लिखते हुए ही पढ़ता हूँ, कि उसे लिख रहा हूँ तो पढ़ रहा हूँ, मुझे बहुत सही लगता है वो। दूसरे पे कौरव नगरी के बाद पशु का उदय। तीसरा अश्वत्थामा का अर्धसत्य। अश्वत्थामा का अर्ध सत्य। उसके बाद क्या है, मुझे अगले पेज पे चलना पड़ेगा। उसके बाद आता है अंतराल। तीसरे अंक के बाद, तीसरे और चौथे के बीच में आता है अंतराल। और अंतराल का भी नाम है पंख पहिए और पट्टियां। हाँ, पंख पहिए और पट्टियां उसका नाम है। पंख पहिए और पट्टियां उसका नाम है। उसके बाद चौथे पे चलेंगे। चौथा क्या है, गांधारी का साप। ये गांधारी जो है भगवान को साप दे देती है, कृष्ण जी को। और उसके बाद अंतिम अंक जो है 5वां, वो है विजय एक क्रमिक आत्महत्या। विजय एक क्रमिक आत्महत्या। उसके बाद अंत आता है, जो मतलब एक है समापन। जैसे स्थापना था ना, उसी तरह से समापन भी आता है। समापन का क्या नाम है, समापन का नाम है प्रभु की मृत्यु। ये समापन का नाम है। तो ये कुछ मतलब अंक थे, इसके नाम, अंकों के जो नाम थे, क्योंकि यहीं से अंधा युग में अक्सर यहीं से सवाल बनाता है कि अंक दे देगा, अब मिलाइए कि स्थापना है, कौरव नगरी कौन सा अंक है, या पशु का उदय कौन से अंक में है, गांधारी का साप कौन सा है, या कूट दे देगा कि गांधारी का साप 5वां अंक है, क्रमिक एक विजय एक क्रमिक आत्महत्या 6वां अंक है, मतलब 5वां अंक, चौथा अंक है। इस तरह से दे करके पूछ सकता है। तो इसीलिए आपको क्रम से याद होना चाहिए। अब जो है ये तो आपके इस पे हो गया। गांधारी का ये तीसरे का तीसरा ही लाइन है जो इसका सही मतलब वो है। वो तीसरा मैंने कहा था दुर्योधन से, धर्म जिधर होगा ओ मूर्ख उधर जय होगी। ये पंक्ति गांधारी का था। और अंतिम में सबसे, अब तो वैसे ही कर रहे हैं कि भिस्ती। भिस्ती का क्या रहेगा, तो बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, पानी भरेंगे लोग और वह कुछ ना कहेगी। ये भिस्ती की पंक्ति है।
भाई भिस्ती के बारे में अगर हम बात करें तो भिस्ती किस नाटक में है, अगर आपको पता हो तो? भिस्ती है बकरी नाटक में। किसका है? सक्सेना जी का है। सक्सेना जी मतलब सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, उनका पूरा नाम था सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1974। 2 अंकों में विभाजित है। ये नाटक ना जो देश के बाद, देश आज़ाद के बाद जो गांधीवादी मूल्यों का ह्रास किस तरह से हुआ था, नेताओं का पतन किस तरह से हुआ था, इस पे आधारित है। एक नाटक जो है इसमें किस तरह से गांधी जी के जो मूल्य उस समय कितने उच्च आदर्श थे, उनका विघटन किस तरह से किस हद तक हो गया, उसी पे आधारित है। तो ये था आपका पहला प्रश्न आज का। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न भी सूची वाला ही है, सूची का मिलान करना है और पात्र का पंक्ति से। तो अब देखते हैं। ये वैसे पात्र वाला जो है, ये आप देखेंगे कि सारे जो पात्र हैं एक ही नाटक के हैं और ये जो सारी पंक्तियां हैं एक ही नाटक से हैं। तो वैसे भी आप पिछले बार हमने जो क्रम पढ़ा था वहीं से ही आपको याद हो जाएगा कि गांधारी आ रहा है, अश्वत्थामा आ रहा है, तो किस नाटक से होगा? तो ये सब अंधा युग नाटक का है। अंधा युग, और अंधा युग के बारे में हमने पिछले स्लाइड में ही पूरा पढ़ लिया, तो अब बहुत ज़्यादा ऐसा तो है नहीं कि हम नाटक पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे इसमें। ये जान लीजिए कि अंधा युग नाटक जो है गीति नाट्य है एक तरह से, यानी पूरे गीत के रूप में जो है यह नाटक लिखा गया है। गीत के तौर पे जो है, मतलब इसमें वो गद्य वाला फॉर्म नहीं है, इसमें पद्य का फॉर्म है। तो गीत नाट्य की श्रेणी में आता है। और इसमें है क्या कि ये जो मतलब नाटक है, ये महाभारत जो युद्ध हुआ था, महाभारत कालीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। और यह नाटक जो है आधुनिक समय में भी जो युद्ध होता है ना, उससे त्रासदी किस तरह से होती है, किस तरह से बर्बादी होती है, उन दोनों का चित्र है। मतलब महाभारत का भी एक ही टाइम पे एक ही नाटक महाभारत कालीन युद्ध का भी चित्रण कर देगा और आधुनिक समय में भी जो युद्ध के बाद त्रासदी होती है उसका भी चित्रण ये कर दे रहा है बेहतरीन तरीके से। तो ये कुछ बेसिक बातें थी अंधा युग नाटक के बारे में। अब देखते हैं इसका जवाब। तो इसका सही जवाब जो है, जैसे विदुर से शुरू करते हैं। विदुर, तो विदुर का पंक्ति है, हृदय तुम्हारा पत्थर का है गांधारी। ये गांधारी पूछते हैं जैसे किस समय कहते हैं, मैं थोड़ा सा ध्यान से उतर रहा है। ये पंक्ति जो है, जब अश्वत्थामा पांडवों के जो शिविर में जा करके तू तबाही मचाता है, सबको मार देता है, तो उसके बाद और गांधारी जो है प्रभु को शाप देती हैं। मतलब वो शाप तो उसी अंक में, मतलब गांधारी का जो शाप है चौथे अंक में, वहीं पे शुरुआत जो है अश्वत्थामा सबको घुस के मार देता है। तो पांडवों के शिविर में, तो वही सुनते हैं, विदुर ने बता रहे होते हैं। तो उस समय जो है वो कहते हैं कि हृदय तुम्हारा पत्थर का है गांधारी। तो यानी कि पहले का 4 हो जाएगा। उसके बाद दूसरे पे आते हैं, तो पहले का 4 किस में है? सिर्फ ऑप्शन 2 में है, तो ऑप्शन 2 आपका वैसे ही सही हो जा रहा है। और मिला लेते हैं, पत्थर की खानों से मड़ियाँ निकलती हैं, बाधा मत डालो, ये है किसका? गांधारी का। तो पहले दूसरे का पहला भी यहाँ है। उसके बाद मैंने प्रतिशोध ले लिया, वो मारने के बाद जब सबको मार उड़ के आता है यहाँ वापस, तब बताता है कि मैंने प्रतिशोध ले लिया धृष्टद्युम्न से, पिता की हत्या पाप का। मतलब जैसे धृष्टद्युम्न शायद अर्जुन का लड़का था ना, पांडव के पुत्रों में से था। तो जैसे इनके पिता को मारे, तो ये भाई साहब अर्जुन के पुत्रों को मार दिए। तो इस तरह से अश्वत्थामा तीसरे का दूसरा हो जाएगा। और संजय, अंधों को सत्य दिखाने में क्या, ये संजय वही है जो मतलब इनके पास दिव्य दृष्टि का वरदान रहता है। तो ये मतलब उन दोनों, जैसे जो धृतराष्ट्र हैं, उन्हें बताते हैं युद्ध में, यहाँ घर रहते हुए भी पूरा बताते हैं डिटेल में कि क्या क्या हो रहा है। तो अंधों को सत्य दिखाने में मुझको भी अंधा ही होना है। तो ये संजय 3 में हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका जो है ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आषाढ़ का एक दिन से। आषाढ़ का एक दिन राजाश्रय और व्यक्ति स्वातंत्र के बीच भटकती हुई सृजनात्मकता का नाट्य बिंब है। ये अब बताना है कि ये किसकी पंक्ति है। तो मतलब किसने कहा था किसके बारे में। तो ये तो एकदम फैक्ट वाला है, तो इसमें कुछ समझाना ही नहीं है। हाँ, आषाढ़ के एक दिन के बारे में बात कर लें तो ये मोहन राकेश जी का है। मोहन राकेश का प्रकाशन वर्ष 1958 है और 3 अंकों में विभाजित है। यह नाटक 3 अंकों में जो है विभाजित है। और ये नाटक जो है कालिदास के माध्यम से जो है कि किस तरह से सत्ता और आत्म संघर्ष, मतलब सत्ता और आत्म के बीच में जो संघर्ष होता है उस पर आधारित है। और एक तरह से प्रेम कहानी है,
प्रेम पे आधारित असफल प्रेम कहानी एक तरह से है, और संघर्ष और सत्ता और स्वयं के बीच जो संघर्ष है उस पे आधारित कहानी है। बहुत नाटक है, बहुत बेहतरीन नाटक, मुझे सबसे बेस्ट नाटकों में से एक ये लगता है। तो 1958 का प्रकाशन है, मोहन राकेश जी का है। ये आषाढ़ के एक दिन के बारे में बात हो गया। अब हम इसमें बात करते हैं किसने कहा था। तो ये बच्चन सिंह की पंक्ति है। आषाढ़ का एक दिन राजाश्रय और व्यक्ति स्वातंत्र के बीच भटकती हुई सृजनात्मकता का नाट्य बिंब है। ये बच्चन सिंह का है। अच्छा, एक पंक्ति और है बच्चन सिंह ने ही इसी के बारे में और भी कुछ महत्वपूर्ण बात कहा है। जैसे कहा है कि ऐतिहासिक दृष्टि से स्वच्छंदतावाद काल में जो स्थान प्रसाद का है, उत्तर स्वच्छंदता काल में वही स्थान राकेश का है। जैसे अब किस तरह से, मतलब इसका अगर हम मतलब इसको डिफाइन करें ना, तो बोल दिया कि ऐतिहासिक दृष्टि से, मतलब इतिहास के दृष्टि को देखते हुए करेंगे। तो जैसे आपको पता होगा कि जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के समय में थे, तो इसीलिए छायावाद का एक प्रमुख गुण क्या था, स्वच्छंदतावाद। तो स्वच्छंदतावाद काल में जो स्थान प्रसाद जी का है, वही उत्तर स्वतंत्रतावाद या उत्तर छायावाद काल में वही स्थान राकेश का है। अब देखिए इसका बताएंगे, मतलब हम डिफाइन करें तो इसका मतलब ये है कि जैसे आप प्रसाद जी के नाटकों को देखेंगे तो उसमें विद्रोह स्वामिनी हो गया, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ये ऐतिहासिक नाटक कहीं ना कहीं ये लिखते हैं। तो मतलब ऐतिहासिक लोगों को लेके आते हैं। उसी तरह से उनके नाटक, उसमें स्कंदगुप्त में भी आप मातृगुप्त को देखेंगे, वो मातृगुप्त वही कालिदास ही हैं। उसी तरह से ये भाई साहब जो लिखे हैं मोहन राकेश, ये भी कालिदास नाटक, ये जो आषाढ़ का एक दिन है इसमें भी पात्र कालिदास हैं। तो यहाँ भी ऐतिहासिक है, लेकिन वहाँ ऐतिहासिक पात्रों को लेकर के एक तरह से भूमिका पूरी बनाई जाती है, ऐतिहासिक वातावरण भी बनाते हैं। प्रसाद जी जो है एक ऐतिहासिक वातावरण का भी निर्माण करते हैं, जबकि राकेश जी सिर्फ एक पात्र ऐतिहासिक उठाए हैं, बाकी वातावरण उन्होंने ऐतिहासिक क्या, वो हर समय वो वातावरण चल जाएगा। एक तरह से आप देखेंगे आषाढ़ का एक दिन पढ़ेंगे तो आपको हर समय वो वातावरण मिलता रहेगा। तो इसीलिए इनका सिर्फ एक पात्र जो है, जो पात्र है वो ऐतिहासिक रहता है, लेकिन उसे ऐतिहासिक घटनाओं से नहीं जोड़ते हैं। जबकि आप प्रसाद जी के नाटकों में देखेंगे तो उसे ऐतिहासिक घटनाओं से मिला भी सकते हैं। कई बार आप देखेंगे तो ऐतिहासिक घटनाएं उस समय मिल भी रही होती हैं। तो इसीलिए ऐतिहासिक दृष्टि से जो प्रसाद जी हैं उसमें मतलब समानता ये है कि दोनों ऐतिहासिक तरह से वातावरण जो है दोनों का ऐतिहासिक होता है, दोनों के पात्र ऐतिहासिक होते हैं। लेकिन एक में वातावरण भी ऐतिहासिक बनाया जाता है, एक में सिर्फ पात्र ऐतिहासिक होता है। तो ये कुछ इसका डिफिनेशन था जो हमने बताया ना कि ऐतिहासिक दृष्टि से स्वच्छंदतावाद काल में जो स्थान प्रसाद का है, उत्तर स्वच्छंदतावाद काल में वही स्थान राकेश का है। ये बच्चन सिंह इसे को भी कहे थे। तो ये कुछ बेसिक जानकारी आषाढ़ के एक दिन के बारे में था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये वही देवसेना की कथन है, और देवसेना का कथन है तो देवसेना का मतलब किस नाटक से होगा अगर आपको पता हो तो ये स्कंदगुप्त अरे यार, देवसेना जो है किस नाटक में थी, तो स्कंदगुप्त नाटक में थी। स्कंदगुप्त का प्रकाशन हमने बताया 1928। किसका है, प्रसाद जी का है। अच्छा, आप एक काम करते हैं ना, हमने कहा था कि डिटेल में प्रसाद जी के बारे में पढ़ेंगे, चलिए अब कर लेते हैं। प्रसाद जी जो है उनके मतलब अन्य नाटकों को हम देख लेते हैं। वहाँ काशी के थे तो हमने बहुत क्लासों में कई बार बता दिया है, तो अब उसे नहीं बताना है। बाकी नाटकों का क्रम उनका दे के पूछ सकता है, और पूछता है कि नाटक प्रसाद जी के 4 नाटक दे देगा, उसको क्रम से लगाने का भी इसी साल जो है सवाल आया था। तो अब आपको क्रम लगाना रहेगा। तो जैसे शुरुआत करते हैं सज्जन से। सज्जन प्रसाद जी का नाटक है, प्रकाशन वर्ष 1910 है। उसके बाद कल्याणी परिणय, कल्याणी परिणय यही इसी का परिवर्धित रूप जो है चंद्रगुप्त नाटक 1931 वाला कल्याणी परिणय का ही परिवर्धित रूप है। उसके बाद करुड़ालय, करुड़ालय इसका भी प्रकाशन वर्ष 1912 है। फिर प्रायश्चित 1913। उसके बाद राजश्री 1915। उसके बाद है अजात शत्रु। आप देख रहे हैं इसमें जो है अजात शत्रु हो गया, कल्याणी परिणय हो गया, ये सब नाटक कहीं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि लेकर के बनाए गए हैं। तो अजात शत्रु हो गया 1922। उसके बाद जनमेजय का नाग यज्ञ है, जनमेजय का नाग यज्ञ 1926। पेज अगला कर लेते हैं। कामना है 1927। उसके बाद फिर अपना सिलेबस वाला आ जाएगा, स्कंदगुप्त 1928। एक घूंट इसी बीच में आ गया है 1930।
उसके बाद क्या है, जहाँ चंद्रगुप्त है 1931, और ध्रुव स्वामिनी है, क्या है 1933। ये कुछ इनके नाटकों का था कि जिसमें नाटक कौन कौन से हैं, सज्जन 1910, कल्याणी परेड 1912, करुड़ालय 1912, प्रायश्चित 1913, राज्यश्री 1915, विशाख 1921, अजातशत्रु 1922, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926, कामना 1927, स्कंदगुप्त 1928, एक घूंट 1930, चंद्रगुप्त 1931 और ध्रुव स्वामी 1933। तो ये इनके नाटकों का जो है एक तरह से क्रम था। अब हम आते हैं अपने प्रश्न की तरफ। प्रश्न अपना क्या था, इसमें से देवसेना के हमें कथन बताने हैं। विजय का क्षणिक उल्लास हृदय की भूख मिटा देगा, कभी नहीं। वीरों का भी क्या ही व्यवसाय, क्या ही व्यवसाय है, क्या ही उन्मत्त भावना है। तो ये जो है किसका पंक्ति है, तो ये देवसेना का नहीं है बल्कि स्कंदगुप्त का है, तो इसीलिए ये पंक्ति कैंसिल हो गया। ये पहला स्कंदगुप्त की पंक्ति है। अब दूसरे पे चलते हैं। पवित्रता की माप है पवित्रता की माप मलिनता है, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप विजया। आकाश के सुंदर नक्षत्र आंखों से केवल देखे जा सकते हैं, ये विजया से कहती है। अब सवाल यह है कि कौन कहता है, तो ये देवसेना विजया से कहती है। क्या कहती है, पवित्रता की माप मलिनता है, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप विजया, आकाश के सुंदर नक्षत्र आंख से केवल देखे जा सकते हैं। तो इसका मतलब बी आपका सही है। उसके बाद नए ढंग के आभूषण, सुंदर वसन, भरा हुआ यौवन सब तो चाहिए ही, परंतु एक वस्तु और चाहिए पुरुष को वशीभूत करने से पहले, धोखे की टट्टी। ये भी जो है देवसेना का है, और किससे कहती है, विजया से ही कहती है। ये स्कंदगुप्त को जो है मतलब कहीं ना कहीं विजया के मन में स्कंदगुप्त के प्रति प्रेम था, तो उस समय ये बात कहती है। स्टार्टिंग में ही जब स्कंदगुप्त मालव आता है और लड़ाई के बाद, जो हूणों से लड़ाई हो रही थी उसके बाद ही कहती है। उसके बाद ऐसा जीवन तो विडंबना है जिसके लिए दिन रात लड़ना पड़े, तो ये देवसेना की पंक्ति नहीं है। तो सही जवाब का क्या हो जाएगा, बी और सी। बी और सी कहाँ है, ऑप्शन 3 में आपके है, तो ऑप्शन 3 आपका जो है सही हो जाएगा। ये कुछ बेसिक बात इसके बारे में था, हमने जयशंकर प्रसाद जी के भी बारे में पढ़ लिया। अब चलते हैं फिर से आगे अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न है, पुरोहित के अनुसार रामगुप्त का ध्रुव स्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं, क्योंकि रामगुप्त जो है, अब ये किस नाटक का है, तो अगर आपको पता हो तो ये ध्रुव स्वामिनी का है। ध्रुव स्वामिनी कब, 1933, प्रसाद जी का ही है, ये भी हमने अब बताने की जरूरत नहीं होगा। पुरोहित के अनुसार रामगुप्त का ध्रुव स्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं, क्योंकि वह मृत प्राय और प्रावजित था, वह पर स्त्रीगामी था, वह जीवन से उदासीन था, वह गौरव से नष्ट और आचरण से पतित था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगर आप नाटक पढ़ेंगे तो ये पंक्ति नहीं है, एक तरह से इसका सार जो है, तो आपका सही जवाब ऑप्शन 4, वह गौरव से नष्ट और आचरण से पतित था। तो हमने बताया कि 1933 का है ध्रुव स्वामिनी, और प्रसाद जी का 3 अंकों में विभाजित है ये नाटक। 3 अंकों में, बहुत पतला नाटक है, तो 3 अंकों में विभाजित है। और स्त्री एक जो है इसमें एक मुद्दा है, स्त्री पुनर्विवाह का चित्रण जो है इस नाटक में किया गया है। स्त्री पुनर्विवाह का चित्रण जो है, क्योंकि अंतिम में रामगुप्त की जगह चंद्रगुप्त से जो है विवाह करा दिया जाता है पुरोहित के द्वारा, और रामगुप्त की हत्या हो जाती है फिर। तो इस तरह से जो है इसका सही जवाब ऑप्शन 4 था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको हर दिन ऐसे क्लासेस चाहिए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और सारे जो एक और साथ हुआ उसका आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।